वेलकम टू टेस्ट फ्री। आज हम देखेंगे 64वीं बीपीएससी एग्ज़ाम 2018-19 में हुआ था। एक प्रीलिम्स एग्ज़ाम है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान से, तो उसको आज देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड एग्रीकल्चर इन इंडिया हैज़ कम फ्रॉम। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आंसर हो जाएगा मेहरगढ़ से। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। वर्तमान में मेहरगढ़ बलूचिस्तान में बेलन नदी के किनारे स्थित है। यह एक नवपाषाण स्थल है। यहाँ से 7000 ईसे पूर्व पशुपालन व खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए। इस स्थल पर गेहूं, जौ तथा खजूर की खेती होती थी तथा भेड़, बकरियां तथा मवेशी पाले जाते थे। कालांतर में यहाँ हड़प्पा के शहरीकरण के पूर्ववर्ती काल में मेहरगढ़ के निवासियों ने एक उपनगर बसाया था। वे पत्थरों की मालाएं बनाते थे। यहाँ के निवासी लाच बर्द का प्रयोग करते थे, जो केवल मध्य एशिया के बदख्शां में पाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 2, according to the report of IIT Kharagpur study group continues to low rainfall for how many years? What is the cause of fall of the Indus Valley Civilization? IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था। 900 बरस तक। हाल ही में आईआईटी खड़गपुर के वैज्ञानिकों ने लगभग 4350 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता के खत्म होने की वजह बने सूखे की अवधि का पता लगाया। वैज्ञानिकों ने उस थ्योरी को भी गलत साबित कर दिया जिसमें सूखे के 200 साल में खत्म हो जाने की बात कही गई थी। आईआईटी खड़गपुर के भूगर्भ शास्त्र और भौगोलिक विज्ञान के शोधकर्ताओं ने पिछले लगभग 5000 साल के दौरान मानसून के पैटर्न का अध्ययन किया और पाया कि 900 साल तक उत्तर पश्चिम हिमालय में बारिश न के बराबर हुई। इस कारण सिंधु और इनकी सहायक नदियां जो बारिश से सालों भर बही रहती थी, सूख गई। इन नदियों के किनारे रहने वाले सिंधु सभ्यता के निवासी नदियों में पानी खत्म होने से पूर्व और दक्षिण की ओर गंगा यमुना घाटी की ओर चले गए, जहाँ बारिश बेहतर होती थी। क्वेश्चन नंबर 3, after the Mahaparinirvana of Lord Buddha, the first Buddhist council was held at। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संहिता हुई थी राजगिर में। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति राजगिर के सप्तकर्णी गुफा में हुई। यह संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में कश्यप की अध्यक्षता में हुई। इस संगीति में बौद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों विनय पिटक तथा सुत्त पिटक में बांटा गया। इन संगीतों को प्रायः धम्म संगीति भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे, हु एमंग द फॉलोइंग फर्स्ट इशूड गोल्ड कॉइन्स ऑन अ लार्ज स्केल। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? बीम कड़फिसेस ने। बीम कड़फिसेस कुषाण वंश का द्वितीय शासक था। इसे भारत में कुषाण साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। इसका साम्राज्य पर्शिया से लेकर मथुरा तक फैला हुआ था। इसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर तथा सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन करवाया था। इसके अलावा इसने तांबा तथा चांदी के भी सिक्के जारी करवाए। इसके सिक्के पर एक ओर शिव, नंदी तथा त्रिशूल, दूसरी ओर महेश्वर लिखा मिलता है। यह शैव धर्म का अनुयायी था। क्वेश्चन नंबर 5, हु रोट पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी। पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी किसने लिखे थे? इनमें से कोई नहीं है। तो पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी पुस्तक की रचना किसी अज्ञात यूनानी लेखक ने लिखी थी, जिसमें भारत व रोमन के बीच होने वाले व्यापार का विस्तृत वर्णन है। कोई लेखक का ऑथर का नाम नहीं मेंशन किया गया। क्वेश्चन नंबर 6, who among the following was the first to explain that the rotation of the earth on its own axis accounts for the daily rising and setting of the sun? इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? आर्यभट्ट।
आर्यभट्ट गुप्त काल के एक महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने अनेक वैज्ञानिक ग्रंथों की रचना की जिसमें अनेक वैज्ञानिक सिद्धांत दिए। आर्यभट्ट का सबसे लोकप्रिय ग्रंथ आर्यभट्टीय है, जिसको यह नाम उनके शिष्य गणितज्ञ भास्कर ने दिया था। सर्वप्रथम आर्यभट्ट के आर्यभट्टीय ग्रंथ के लोक गोलपाद नामक अध्याय में यह घोषित किया कि पृथ्वी स्वयं अपनी धुरी पर घूमती है, जिसके कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। क्वेश्चन नंबर 7, द रूलर ऑफ सुवर्णभूमि हु फाउंडेड ए बुद्धिस्ट मोनास्ट्री इन नालंदा and requested Devapala through his ambassador to grant 5 villages for its maintenance was सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की। बालपुत्र देव ने पाल वंशीय शासक देवपाल ने 810 ईस्वी से 850 ईस्वी तक बंगाल में शासन किया। यह पाल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। इसने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई थी। इसने प्रतिहार शासक मिहिर भोज को परास्त किया था। बिहार के ओदंतपुरी में बौद्ध मठ का निर्माण करवाया। इन्हीं के समय जावा के शैलेंद्र वंशीय बालपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में एक बौद्ध विहार बनाने के लिए 5 गांव की आमदनी दान में दी। क्वेश्चन नंबर 8, द earliest description of बख्तियार खिलजी इन्वेशन ऑफ बिहार इज इन बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त होता है। बी, तबकात ए नासरी से। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण तबकात ए नासरी से प्राप्त हुआ है। तबकात ए नासरी फारसी इतिहासकार मिनहाजुद्दीन सिराज द्वारा रचित पुस्तक है। इसमें मोहम्मद गोरी को भारत विजय तथा तुर्की सल्तनत के आरंभिक इतिहास की लगभग 1260 ईस्वी तक की जानकारी मिलती है। मिनहाज ने अपनी इस कृति को गुलाम वंश के शासक नासिरुद्दीन महमूद को समर्पित किया था। उस समय मिनहाज दिल्ली का मुख्य काजी था। इस पुस्तक में मिनहाजुद्दीन सिराज ने सर्वप्रथम बख्तियार खिलजी द्वारा बिहार पर आक्रमण तथा नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने जाने और हजारों बौद्ध विद्वानों व भिक्षुओं को जलाकर मारने का विवरण दिया है। क्वेश्चन नंबर 9, which सुल्तान डिमांडेड हाफ द क्रॉप्स ऑन लैंड आफ्टर मेजरमेंट एज रेवेन्यू। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के काल में भू राजस्व की दर सर्वाधिक थी। एक अध्यादेश द्वारा उसने उपज का 50% भूमि का खराज के रूप में निश्चित किया। करों की अधिकता के कारण अलाउद्दीन के काल में कृषि कार्य प्रभावित हुआ। वह प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया। इसके लिए उसने बिस्वा को इकाई माना। बिस्वा भूमि पैमाइश की मानक इकाई थी। यह 1 बीघा का 20वां हिस्सा थी। अलाउद्दीन खिलजी मुसलमानों से उपज का 1/4 भूमि कर के रूप में लेता था, जबकि अन्य प्रजा से उपज का आधा हिस्सा भूमि कर लेता था। सल्तनत काल में मसाहत भूमापन प्रणाली को पुनर्जीवित करने का श्रेय अलाउद्दीन खिलजी को प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 10, Who among the following rulers divided his troops into units of 200, 250 and 500? इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? इनमें से कोई नहीं। इस्लाम शाह सूरी शेर शाह सूरी का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। इस्लाम शाह ने सेना की क्षमता में वृद्धि हेतु शेर शाह सूरी की नीतियों को जारी रखने के साथ साथ कुछ नए सुधार भी किए। सेवा में नियमित ग्रेड निश्चित करके घुड़सवार सेना को फिर से तैयार किया। उसने सैन्य टुकड़ियों के 50, 200, 250, 500 की इकाइयों में विभाजित किया। 50 सैनिकों की प्रत्येक टुकड़ी पर 2 क्लर्कों की नियुक्ति की गई, जो कि टुकड़ी से संबंधित हिसाब किताब का रिकॉर्ड रखते थे। सिकंदर शाह ने भी इसी व्यवस्था को अपनाया। क्वेश्चन नंबर 11, विच सुल्तान वाज रिपुटेड टू बी अकबर ऑफ कश्मीर। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था? सुल्तान जैनुल आबिदीन। सुल्तान जैनुल आबिदीन कश्मीर का एक सुप्रसिद्ध शासक था। सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता तथा अपने अच्छे कार्यों के कारण उसे कश्मीर का अकबर कहा जाता था।
उसने जजिया को हटा दिया था, गोवध का निषेध किया, अनेक हिंदुओं को उच्च पद प्रदान किया और विज्ञान, फारसी, कश्मीरी, संस्कृत तथा तिब्बती भाषाएं भली भांति जानता था। क्वेश्चन नंबर 12, शेख बहुद्दीन जकारिया बिलोंग टू विच आयन? शेख बहुद्दीन जकारिया किस समुदाय के थे? सुहरावर्दी संप्रदाय के। शेख बहाउद्दीन जकारिया सुहरावर्दी संप्रदाय के थे। सुहरावर्दी सिलसिला की स्थापना शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी ने बगदाद में किया था। उनके शिष्य बहाउद्दीन जकारिया और जलालुद्दीन तबरेज़ी इससे भारत में लाए। सुहरावर्दी सिलसिले का केंद्र मुल्तान में था। चिश्तियों के विपरीत सुहरावर्दी संत, धन संपत्ति तथा राजकीय संरक्षण को महत्व देते थे। बहाउद्दीन जकारिया को इल्तुतमिश ने शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी। क्वेश्चन नंबर 13, Who stated that 5,000 to 20,000 men worked for 40 years to build the palace of 40 pillars at Allahabad in Akbar times? यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? विलियम फिंच। विलियम फिंच जहांगीर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी के रूप में भारत आया था। उसके साथ कैप्टन हॉकिंस भी जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ, जिसका उद्देश्य भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करना था। विलियम फिंच ने भारत के विभिन्न शहरों का भ्रमण किया तथा अपने संस्मरणों को लिपिबद्ध किया। विलियम फिंच ने इलाहाबाद के किले में बने हुए चहल सतून या हॉल ऑफ पिलर्स ऑफ 40 का वर्णन किया, जो 40 स्तंभों युक्त मंजिल है, जिसके निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए रीजन फॉर मेकिंग द सेवॉयज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी रिबेलियंस? निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? अधिकारियों की अक्षमता, द इनएफिशिएंसी ऑफ द ऑफिसर्स। अधिकारियों की अक्षमता। सन 1857 का विद्रोह उत्तरी और मध्य भारत में ब्रिटिश अधिग्रहण के विरुद्ध उभरे सैन्य असंतोष व जन विद्रोह का परिणाम था। चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग और सैनिकों से संबंधित मुद्दों को इस विद्रोह का मुख्य कारण माना गया, किंतु वास्तव में यह विद्रोह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि अनेक कारणों का सम्मिलित परिणाम था। ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीय सामाजिक धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप, यथासत्य प्रथा उन्मूलन, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, धार्मिक नियोक्ता अधिनियम आदि कारण जनसामान्य में असंतोष व्याप्त हुआ। इससे यह धारणा बनी कि कंपनी के अधिकारी भारत में ईसाई धर्म फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। सैनिकों को बिना किसी अतिरिक्त भले के भुगतान के अपने घरों से दूर नियुक्तियां प्रदान की गई। जनरल सर्विस एलिस्टमेंट 1856 के द्वारा आवश्यकता पड़ने पर समुद्र पार कार्य करना अनिवार्य बना दिया। सिपाहियों को मिलने वाली मुफ्त डाक सुविधा भी वापस ले ली गई। क्वेश्चन नंबर 15, अबाउट मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफर, इट वाज सेड दैट हिज एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी चांदनी चौक से पालम। मुगल बादशाह शाह आलम के बारे में कहा जाता था कि उसकी सीमा दिल्ली के पालम तक थी, बहादुर शाह जफर के बारे में नहीं। मुगल बादशाह शाह आलम के विषय में कहावत प्रचलित थी कि हुकूमत शाह आलम आज देहली ता पालम, अर्थात शाह आलम की हुकूमत दिल्ली से पालम तक था। क्वेश्चन नंबर 16, Who among the following did not rebel against the British East India Company's control over them? इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? हैदराबाद का निजाम। दक्षिण भारत में 1794 में विजयनगरम के राजा को ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सेना भंग करने तथा 3 लाख रुपए की भेंट देने को मंजूर किया। राजा ने जब इसे अस्वीकार कर दिया तो कंपनी ने उनकी जागीर जब्त कर ली। राजा ने विद्रोह कर दिया। इसी प्रकार डिंडीगुल तथा मालाबार के पौलीगारों ने भी अंग्रेजी भूमि कर व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। 1801 से 5 तक अभ्यप्रीत जिलों तथा उत्तरी आर्काट के जिलों के पौलीगारों का विद्रोह चलता रहा। 1805 में वेलेस्ली ने ट्रावनकोर के महाराजा को सहायक संधि करने पर विवश किया। महाराजा ने संधि की शर्तों से अप्रसन्न होकर सहायक कर देने से मना कर दिया। अंग्रेज रेजिडेंट के धृष्टतापूर्ण
कारजों के विरुद्ध दीवान बेलूथमी ने विद्रोह कर दिया। हैदराबाद का निजाम सदैव ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सहायक बना रहा तथा उसने कभी उनके विरुद्ध विद्रोह नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 17, वेयर डिड कुंवर सिंह ज्वाइन द रिबेलियन ऑफ 1857 अगेंस्ट द ब्रिटिश? कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? आरा। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में विद्रोह के नेता जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह थे। उस समय कुंवर सिंह 70 वर्ष आयु के थे। विद्रोह के समय उन्हें बिहार का सिंह कहा जाता था। जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने दानापुर पटना के सिपाहियों के साथ मिलकर आरा शहर का कब्जा कर लिया। कुंवर सिंह ने अपने विद्रोह का झंडा बिहार से बाहर रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बांदा तथा लखनऊ तक फहराया। युद्ध में घायल होने के कारण 23 अप्रैल 1856 को उनकी मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर 18, इन विच टेरिटरी डिड ट्राइबल्स रिबेल अगेंस्ट द ब्रिटिश? किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? आदिवासियों ने बिहार में भागलपुर से राजमहल के बीच संथाल बहुल क्षेत्र दामन एक कोह में विद्रोह किया था। इस विद्रोह के नेता सिद्ध और कानू नामक दो भाई थे। सिंध के जनजातियों ने भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। भील विद्रोह भी गाजियाबाद के क्षेत्र में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19, हु बिगेन द फरैजी मूवमेंट? फरैजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? हाजी शरियतुल्लाह ने। फरैजी आंदोलन की शुरुआत हाजी शरियतुल्लाह ने किया था। यह आंदोलन बंगाल के फरीदपुर जिले में आरंभ हुआ। उनकी मृत्यु के बाद 1840 ईस्वी में इस आंदोलन का नेतृत्व दादू मियाँ ने किया। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य इस्लाम धर्म में सुधार करना था। साथ ही यह आंदोलन जमींदारों के विरुद्ध ज़्यादा सक्रिय था। यह आंदोलन 1838 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक चलता रहा। क्वेश्चन नंबर 20, द इंडिगो रिबेलियन वाज अबाउट? नील विद्रोह किसके बारे में था? The peasant not wanting to grow indigo but being forced to grow at a price that was unacceptable। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे यह एक असामान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाए जा रहे थे। नील आंदोलन 1859 से 60 अपनी आर्थिक मांगों को लेकर किए गए आंदोलनों में सर्वाधिक जुझारू एवं व्यापक आंदोलन था जो बंगाल में हुआ था। शोषण के विरुद्ध यह किसानों की सीधी लड़ाई थी। बंगाल के काश्तकार जो कि अपने उपजाऊ खेतों में चावल की खेती करना चाहते थे, उन्हें यूरोपीय नील बागान मालिक अमान्य मूल्य पर जबरन नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। नील की खेती करने से इनकार करने वाले किसानों को नील बागान मालिकों के दमन चक्र का सामना करना पड़ता था। सर्वप्रथम नील आंदोलन की शुरुआत 1859 में बंगाल के नदिया जिले में स्थित गोविंदपुर गांव से हुआ था। इस आंदोलन के नेता विष्णु विश्वास तथा दिगंबर विश्वास थे। इस विद्रोह का वर्णन दीनबंधु मित्र ने अपनी पुस्तक नील दर्पण में किया है। हिंदू पैट्रियट आर्ट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी ने नील आंदोलन में अपने समाचार पत्र के माध्यम से काफी सहयोग किया। क्वेश्चन नंबर 21, द इमीडिएट कॉज ऑफ द डेक्कन राइट्स ऑफ 1875 वाज? 1875 के दक्कन के जंगलों का तत्कालिक कारण क्या था? हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। दक्कन विद्रोह 1865 में प्रारंभ हुआ। दक्कन विद्रोह के उदय का आधार रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। यहाँ के किसान कर भुगतान में असमर्थता के कारण पूरी तरह से महाजनों के चंगुल में थे। विद्रोह का प्रारंभ सिरूर तालुका के करडा गांव से उस समय प्रारंभ हुआ जब एक मारवाड़ी साहूकार कलूराम ने बाबा साहिब देशमुख के विरुद्ध 150 रुपये के ऋण के लिए बेदखली का आज्ञा पत्र प्राप्त कर लिया। दिसंबर 1874 में सिरूर तालुका के करडा गांव से प्रारंभ हुए साहूकार विरोधी दक्कन के दंगों का प्रभाव सितंबर 1875 तक 6 तालुकों से 33 तालुकों तक पहुंच गया। ब्रिटिश सरकार ने दक्कन उपद्रव आयोग का गठन किया। किसानों की स्थिति में सुधार हेतु 1876 ईस्वी में दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर? निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? डी, द टाइम्स ऑफ इंडिया। द टाइम्स ऑफ इंडिया एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। इसको ब्रिटिश राज के दौरान 3 नवंबर 1838 को मुंबई टाइम्स ऑफ और जर्नल ऑफ कॉमर्स के रूप में स्थापित किया गया।
1861 में इसको वर्तमान नाम दिया गया। द हिंदू के संस्थापक जी सुब्रमण्यम अय्यर थे। बंगाली के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। दी महारत्ता के संस्थापक बाल गंगाधर तिलक थे। क्वेश्चन नंबर 23, आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो फॉर प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकितवादी, सत्य शोधक समाज, रहनुमाई मजहब आसन सभा। प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्यशोधन समाज, रहनुमाई माजदासन सभा के लिए निम्न विकल्पों में सही संयोजन पहचानिए। प्रार्थना समाज आत्मारंग पांडुरंग, यंग इंडिया मोहनदास करमचंद गांधी, लोक हितवादी गोपाल हरि देशमुख एंड सत्यशोधन ज्योतिबा फुले एंड रहनुमाई माजदासन नौरोजी फरदौनजी। क्वेश्चन नंबर 24, फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो फाइंड द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द नेम्स ऑफ एडिटर्स ऑफ द नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक। नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक संपादकों के नामों का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। द हिंदू जी सुब्रमण्यम, केसरी बाल गंगाधर तिलक, बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी, हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 25, सो ऑलवेज विद द सेंट एंड ऑफन टू द डिक्टेट्स ऑफ द चैम्बर ऑफ कॉमर्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कैरिड ऑन एंड दिस इज द व्हाइट मैन्स बर्डन हु सेड दिस। अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। किसने कहा था? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा प्रख्यात शिक्षाविद, अधिवक्ता, पत्रकार तथा संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। वे ब्रिटिश उपनिवेशवाद के आलोचक थे। उन्होंने ब्रिटिश आर्थिक नीतियों को हमेशा शोषणकारी बताया एवं आलोचना की। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश प्रशासन और सरकार भारत का शोषण कर रहे हैं तथा अंग्रेजी राज के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश शोषणकारी नीतियों द्वारा अपने लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करते हैं, जिसे वे व्हाइट मैन बर्डन कहते हैं। उनका कथन है कि अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन बर्डन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, हु रोड द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है? दादा भाई नौरोजी ने। पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक दादा भाई नौरोजी हैं। इस पुस्तक को राष्ट्रीय आंदोलन की बाइबल कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया और आर्थिक राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है। 1853 में उन्होंने बम्बई एसोसिएशन की स्थापना की। दादा भाई नौरोजी ने 2 मई 1867 को लंदन में आयोजित ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में धन निकासी के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। उन्होंने अपने पत्र इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया में पहली बार भारतीय धन की निकासी के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। दादा भाई नौरोजी की अन्य पुस्तकें जिसमें उन्होंने धन के निकासन सिद्धांत की व्याख्या की है, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया आदि। क्वेश्चन नंबर 27, हु इनवाइटेड गांधी जी टू चंपारण। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल ने। अंग्रेज बागान मालिकों ने चंपारण के किसानों से एक करार कर रखा था जिसके अंतर्गत किसानों को अपने कृषि जन क्षेत्र के 3/20 में भाग पर 320वें भाग पर नील की खेती करनी होती थी। इसे 3 काठिया पद्धति के नाम से जाना जाता था। किसान इस करार को खत्म करना चाहते थे क्योंकि इससे उन्हें बहुत घाटा होता था, किंतु बागान मालिक इस करार को खत्म करने के बदले भारी लगान की मांग करने लगे। 1916 में राजकुमार शुक्ल ने लखनऊ जाकर महात्मा गांधी जी से मुलाकात की और चंपारण के किसानों को इस अन्यायपूर्ण प्रक्रिया से मुक्त कराने के लिए आंदोलन का नेतृत्व करने का अनुरोध किया, जिसे गांधी जी ने स्वीकार कर लिया। भारत में गांधी जी द्वारा सत्याग्रह के प्रयोग की पहली घटना चंपारण सत्याग्रह थी। आंदोलन से मजबूर होकर 1916 में एक आयोग का गठन किया। आयोग की सलाह मानते हुए सरकार ने 3 काठिया पद्धति को समाप्त घोषित कर दिया। किसानों से वसूले गए धन का भी 25% वापस कराया गया।
क्वेश्चन नंबर 28, हु रेज द फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंस एट द कांग्रेस सेशन ऑफ 1929? 1929 के कांग्रेस अधिवेशन के पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया गया। इसे कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया। जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने पूर्ण स्वराज के विचार को लोकप्रिय बनाने में सर्वाधिक योगदान दिया था, इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि के समय रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा लहराया गया। क्वेश्चन नंबर 29, रजनी पालमे दत्त said they both fought and collaborated with imperialism. Which political grouping was he referring to? रजनी पाम दत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। इन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। रजनी पामदत्त ने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए कहा कि वह साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। रजनी पामदत्त का यह कथन कांग्रेस के नरमपंथी विचारधारा वाले नेताओं के संबंधन में कहा गया है। उदारवादी अथवा नरमपंथी नेताओं दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दीनशा बादशाह, गोपाल कृष्ण गोखले आदि का मानना था कि ब्रिटिश शासन को विस्थापित करने की बजाय इसमें सुधार लाया जाए। उनका विश्वास था कि संवैधानिक मार्ग को अपनाकर अपनी बातों को सभाओं, याचिकाओं, प्रार्थना पत्रों आदि के माध्यम से ब्रिटिश सरकार एवं संसद के सामने रखना अधिक प्रभावकारी सिद्ध होगा। क्वेश्चन नंबर 30, बाल गंगाधर तिलक केम टू बी नोन एज लोकमान्य तिलक व्हेन? बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने लगे जब सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया। बाल गंगाधर तिलक पर 1897 ईस्वी में दो अंग्रेजों रैंड और लेन एमहर्स्ट की हत्या हेतु चापेकर बंधुओं को उकसाने के लिए 18 माह के कड़वे कारावास का दंड दिया गया था। इस मुकदमे के बाद जब वे बाहर आए तो एक लोकमान्य नेता के रूप में उभरे और उन्हें लोकमान्य की उपाधि मिली। क्वेश्चन नंबर 31, हाउ ओल्ड वाज भगत सिंह व्हेन ही थ्रू ए बॉम्ब इन द असेंबली इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट? सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ और भगत सिंह ने असेंबली में बम 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को फेंका था। तब शहीद भगत सिंह की उम्र 21 वर्ष से थोड़ा ज़्यादा थी। क्वेश्चन नंबर 32, जालियांवाला बाग मैसेकर हैपेंड इन द कंटेक्स्ट ऑफ विच गांधीयन सत्याग्रह? जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? रॉलेट सत्याग्रह। भारत में क्रांतिकारियों का प्रभाव एवं राष्ट्रीय भावना को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1917 में सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की, जिसके सुझाव पर 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित हुआ। रॉलेट अधिनियम के अंतर्गत सरकार किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को जब चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी। इसी कारण इस कानून को बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून कहा गया। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह चलाने के लिए फरवरी 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की। 19 अप्रैल 1919 को अमृतसर में एक विशाल जुलूस निकाला गया, जिसका नेतृत्व डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किसलू ने किया। 10 अप्रैल को दोनों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके विरोध में जालियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन 13 अप्रैल 1919 को हुआ, जिस पर जनरल डायर ने गोली चलवाई और हजारों सत्याग्रही शहीद हो गए। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ महात्मा गांधी इन इंडिया? निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण। गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण में 1917 ईस्वी में हुए सत्याग्रह को चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है। गांधी जी के नेतृत्व में यह भारत में होने वाला पहला सत्याग्रह था। चंपारण में अंग्रेज व्यापारी किसानों को अपनी जमीन के 3/20 हिस्से पर नील की खेती हेतु मजबूर करते थे। इसे 3 पद्धति कहते थे। इस अत्याचार से किसानों को मुक्त कराने हेतु ही गांधी जी ने सत्याग्रह किया।
क्वेश्चन नंबर 34, गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट urged people to avoid alcohol. This resulted in a serious loss of revenue for the government. The government of a province circulated a list of prominent individuals who drank alcohol as a device to persuade people to start drinking again. Name the province. गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो कि शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। बिहार। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुआ था। इस आंदोलन के दौरान अपने राजस्व नुकसान हुए राजस्व की प्राप्ति हेतु बिहार और उड़ीसा की सरकार ने इतिहास के बिहार और उड़ीसा उन सभी महापुरुषों की सूची सिकंदर, मूसा, सीजर, नेपोलियन आदि जारी की इन्होंने शराब पी थी। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द मेघालय प्लेट्यू। इनमें से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है। भुवन पहाड़ियाँ, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ मेघालय पठार का अंश है। भुवन हिल्स असम के बराक घाटी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 36, द पास विच इज सिचुएटेड एट द हाईएस्ट एलिवेशन इज वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है। जो जिला दर्रा 3528 मीटर, रोहतांग दर्रा 3978 मीटर, नाथुला दर्रा 4310 मीटर, खैबर दर्रा 1070 मीटर। तो नाथुला दर्रा होगा। क्वेश्चन नंबर 37, Karewa soils which are useful for cultivation of saffron, a local variety of saffron found in करेवा मृतिका को सैफरन केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है पाई जाती है। करेवा मृतिका जो जाफरान के उत्पादन के लिए उपयोगी कश्मीर हिमालय में पाए जाते हैं। इनमें हिमानी के मोटे निक्षेप तथा हिमोर उपस्थित होते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य में पीर पंजाल श्रेणियों के पार्श्वों में 1500 से 1850 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाली झीलियां निक्षेप है। क्वेश्चन नंबर 38, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज कॉल्ड शुगर बॉल। भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 40, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इंडिया लीड्स इन प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व अग्रणी है। चांदी अभ्रक। अभ्रक अपने कई गुणों के कारण विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए एक बहुत आवश्यक खनिज है। यह एक अच्छा तापरोधी है और इसे आसानी से इच्छानुसार पतले पतले चादरों में बांटा जा सकता है। भारत अभ्रक सीड का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। क्वेश्चन नंबर 40, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लैंड लॉक्ड कंट्री। निम्न में से कौन सा एक स्थलरूढ़ देश है। हंगरी। हंगरी एक स्थलरूढ़ देश है। इसकी सीमा समुद्र से लगी हुई नहीं है। यह रोमानिया, यूक्रेन, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया और सर्बिया से घिरा हुआ है। रोमानिया तथा यूक्रेन की सीमा काला सागर से तथा बेल्जियम की सीमा यूक्रेन की सीमा काला सागर से तथा बेल्जियम की सीमा उत्तरी सागर से लगी हुई है। क्वेश्चन नंबर 41, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन एरिया। निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। बोर्नियो, ग्रेट ब्रिटेन, मेडागास्कर, सुमात्रा। तो आंसर हो जाएगा बोर्नियो। बोर्नियो सबसे ज्यादा है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड 21,75,600 वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 42, इन विच ऑफ द फ्लोइंग एरियाज मेडिटेरियन क्लाइमेट डज नॉट प्रिवेल। निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है। पंपाज। भूमध्य सागरीय जलवायु सामान्यतः 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। अतः मध्य चिली, केप टाउन तथा एडिलेड इसका भाग है, परंतु पंपास दक्षिणी अमेरिका के मध्य व पूर्व भाग में है। अतः यहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 43, द कंट्री विच इज द लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड इज। यह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। चाइना। वर्तमान में चीन विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अन्य प्रमुख रेशम उत्पादक देश हैं भारत, उज्बेकिस्तान, ब्राजील, जापान, कोरिया, गणराज्य, थाईलैंड।
रेशम के सबसे अधिक उपभोक्ता देश अमेरिका, इटली, जापान, भारत, फ्रांस, चीन। भारत में रेशम की सभी 5 किस्में मलबरी, टस्सर, ओक टसर, इरी और मूंगा सिल्क का उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, विच वन among the following countries of the world except United States of America is the largest crude oil producer? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? सऊदी अरब। अमेरिका 747, सऊदी अरब 520, रूस 512। इसमें सबसे ज़्यादा अमेरिका करता है, लेकिन अमेरिका ऑप्शन नहीं दिया हुआ, इसीलिए सऊदी अरबिया हो जाएगा। कनाडा 223, इराक 202 मिलियन टन में है। क्वेश्चन नंबर 45, As per 2011 census, the urban population percentage to total population of India was about 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है लगभग 31.16%, 31%। क्वेश्चन नंबर 46, Among the states of India, Bihar's rank in terms of lowest literacy rate 2011 सेंसेशन इस भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर जनगणना की दृष्टि से बिहार का स्थान है प्रथम। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नतम साक्षरता वाले राज्यों में बिहार का प्रथम स्थान है। प्रथम 4 निम्नतम साक्षरता वाले राज्य हैं बिहार 61.8%, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, जबकि सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य केरल है 94%। क्वेश्चन नंबर 47, एज पर सेंसस 2011 द फीमेल लिटरेसी रेट इन इंडिया वाज, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर थी 65.5%। क्वेश्चन नंबर 48, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011? भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? बिहार में। 2011 की जनगणना अनुसार बिहार का जनघनत्व राज्यों में सर्वाधिक 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर है। इसके पश्चात पश्चिम बंगाल में 1028 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर तथा केरल 860 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर का स्थान है। देश में जनसंख्या घनत्व में 2001 से 2011 की वृद्धि का प्रतिशत 17.54% है। हरियाणा में जन घनत्व 573 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर तथा उत्तर प्रदेश का घनत्व 829 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन 49, What is the sex ratio in Bihar state as per the census of India 2011? भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? 918। 2011 की जनगणना अनुसार बिहार का लिंगानुपात 918 है। 2001 में बिहार का लिंगानुपात 919 था। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल तथा निम्नतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक लिंगानुपात पौंडीचेरी और न्यूनतम दमन एवं दीव है। क्वेश्चन नंबर 50, आफ्टर इंडिपेंडेंस इन विच ईयर वर द इंडियन स्टेट्स रीऑर्गेनाइज्ड ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस? आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ? 1956 में। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन 1956 ईस्वी में हुआ था। 22 दिसंबर 1953 को न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग गठित हुआ। इस आयोग में 2 अन्य सदस्य हृदय नाथ कुंजरू एवं के.एम. पनिकर थे। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। क्वेश्चन नंबर 51, इन ऑर्डर टू बी चूजन ए मेंबर ऑफ द लोक सभा ए पर्सन मस्ट नॉट बी लेस देन द एज ऑफ। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? 25। संविधान के 102वें संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग संविधान के अनुच्छेद 84 में संसद सदस्य बनने की योग्यताओं का वर्णन है, जिसके अनुसार कोई व्यक्ति संसद के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अहिर्य तभी होगा जब 84 खा व राज्यसभा में स्थान के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु और लोकसभा में स्थान के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु की पूरी कर चुका हो। क्वेश्चन नंबर 52, द प्रेसिडेंट राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं होता है।
संसद का हिस्सा नहीं होता है, बाकी सब सही है। संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी, जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय, भारत का महान्यायवादी जिसके द्वारा नियुक्त किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। संविधान के अनुच्छेद 76(1) के अनुसार भारत के राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की अर्हता रखने वाले किसी व्यक्ति को भारत का मान्यवादी नियुक्त करेगा। मान्यवादी का यह कर्तव्य होता है कि वह भारत सरकार को विविध संबंधी सलाह दे तथा विधिक रूप से ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति उसे समय समय पर निर्देशित करे या सौंपे। मान्यवादी को भारत के राज क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। क्वेश्चन नंबर 54, द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज अपॉइंटेड बाय, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपति द्वारा नियुक्त करेगा। भारतीय संविधान के अनुसार 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल से निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। क्वेश्चन नंबर 55, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज सरकारिया कमीशन विच वाज empowered टू रिकमेंड चेंजेस इन सेंटर स्टेट रिलेशंस सबमिटेड इट्स रिपोर्ट। इनमें से किस वर्ष सरकारिया आयोग, जिसे केंद्र से राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था, ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था? केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए जून 1983 में सरकारिया आयोग बना, जिसने जनवरी 1988 में अपना प्रतिवेदन जमा किया। क्वेश्चन नंबर 56, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? काका साहेब कालेलकर। 1953 में स्थापित प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष काका कालेलकर थे, जिनका वास्तविक नाम दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर था। संविधान के 102वें संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 57, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज द प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट इन द लोकसभा में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? आर्टिकल 330। भारतीय संविधान के भाग 16 के अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 332 में राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 58, A judge of the Supreme Court may resign his office by writing to, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से न्याय पत्र किसको लिखकर देता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति तथा पदमुक्ति के विषय में उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 124(2) के अनुसार कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख का द्वारा अपने पद त्याग करेगा। अनुच्छेद 124(3) के अनुसार कोई व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति हेतु सभी अर्थ होगा जब वह भारत का नागरिक हो, किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे दो या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे दो या अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, या राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो। क्वेश्चन नंबर 59, द चेयरमैन ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इज अपॉइंटेड बाय, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राज्य के राज्यपाल द्वारा। अनुच्छेद 316 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एवं राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इज द फॉर्मेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन लेड डाउन, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? आर्टिकल 228। संविधान का अनुच्छेद 280 के अनुसार
280 एक के अनुसार राष्ट्रपति इस संविधान के परिणाम में 2 वर्ष की विधि और तत्पश्चात प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर या ऐसे पूर्वोत्तर समय पर जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझता हो आदेश द्वारा वित्त आयोग का गठन करेगा, जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 61, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डायरेक्ट द स्टेट गवर्नमेंट्स टू ऑर्गेनाइज द पंचायत? निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है? आर्टिकल 40, संविधान के भाग 40 में स्थित राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 40 के अंतर्गत उल्लिखित है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। क्वेश्चन नंबर 62, who among the following has given the idea of self-help groups as an effective tool for poverty alleviation? इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था? मोहम्मद यूनिस। स्वयं सेवा समूह लोगों को अनौपचारिक संघ इसे समान सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले और सामूहिक रूप से समान उद्देश्य को पूरा करने की इच्छा रखने वाले लोगों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। स्वयं सहायता समूह का विचार गरीबी निवारण हेतु सर्वप्रथम बांग्लादेश के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस ने दिया था। उन्होंने 1970 में लघु वित्त आंदोलन की शुरुआत की, जिसके तहत गरीबों विशेषकर औरतों को बिना किसी शर्त के ऋण देने की व्यवस्था की गई। क्वेश्चन नंबर 33, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मनरेगा? निम्नलिखित में से कौन सा एक मनरेगा का उद्देश्य है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश से की गई। 2 अक्टूबर 2009 से इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा कर दिया गया। यह अधिनियम प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वैसे सभी वयस्क सदस्यों को जो अकुशल श्रम के लिए तैयार है 100 दिनों के रोजगार की गारंटी प्रदान करता है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण आय को बढ़ाना तथा परिसंपत्तियों का निर्माण करना है। क्वेश्चन नंबर 64, इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नीति आयोग विच इज एन इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग थिंक टैंक, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति? भारत सरकार के नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह है में नीति का पूरा स्वरूप क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। जनवरी 2015 में सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान नाम एक नई संस्था का गठन किया। यह संस्था सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करेगा और उसे निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करेगा। नीति आयोग का गठन इस प्रकार है: भारत के प्रधानमंत्री अध्यक्ष, राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष सदस्य होंगे। विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नामित पूर्णकालिक व अंशकालिक सदस्य, पदेन सदस्य, मुख्य संचालन अधिकारी आदि। क्वेश्चन नंबर 65, ड्यूरिंग 12th 5-year plan, which one of the following average annual growth rate targets was envisaged for agriculture and allied sector? 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्र के लिए निम्न में से किस एक औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया था? 4%। 12वीं पंचवर्षीय योजना का काल 2012-17 तक था। इसके अंतर्गत विशेष जोर स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण अवसंरचना, सिंचाई और जल संसाधन पर था। इस योजना में 9.0 to 9.5% आर्थिक वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था। इस पंचवर्षीय योजना में कृषि एवं सहायक क्षेत्र में 4% की वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 66, which one of the following was not included in the intended objectives of the Union Budget 2017-18? निम्नलिखित में से कौन सा एक संघीय बजट 2017-18 के अभीष्ट उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं था? एजुकेशन इंडिया, भारत को शिक्षित करना, एजुकेट इंडिया। क्वेश्चन नंबर 67, हु अमंग द फॉलोइंग इज द सीईओ ऑफ द नीति आयोग? इनमें से कौन नीति आयोग का सीईओ है? अमिताभ कांत। वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत हैं। नीति आयोग राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। यह संस्थान सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करेगा तथा उसे निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करेगा। क्वेश्चन नंबर 68,
द गवर्नमेंट पॉलिसी मेक इन इंडिया एम्स एट, सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य है। मेक इन इंडिया योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को हुई। इस योजना का मुख्य लक्ष्य देश में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाना, आधुनिक और कुशल बुनियादी संरचना, विदेशी निवेश के लिए नए क्षेत्रों को खोलना और सरकार एवं उद्योग के बीच एक साझेदारी का निर्माण करना। क्वेश्चन नंबर 69, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनिशिएटिव फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, निम्न में से कौन सा एक औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहक नहीं है। मेक इन इंडिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया सभी औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहक हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पूरा प्रोवाइडिंग अर्बन एमेनिटीज टू रूरल एरियाज मॉडल वाज एडवोकेट बाय पूरा, ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधाएं प्रदान करना प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है। एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। पूरा प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज प्रारूप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा प्रस्तावित की गई योजना थी। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ग्रामीण इलाकों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 71, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पाथवे टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर, निम्न में से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है। कुशल सिंचाई, गुणवत्ता युक्त बीज, उर्वरकों का प्रयोग, कीटनाशकों का प्रयोग, बेहतर प्रौद्योगिकी एवं साख व विपणन व्यवस्था का विकास आदि कृषि उत्पादन बढ़ाने का रास्ता है। क्वेश्चन नंबर 72, एट प्रेजेंट हु इज द गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर ऑफ इंडिया कौन है। शक्तिकांता दास। क्वेश्चन में क्या था, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ नाफ्टा, निम्न में से कौन नाफ्टा में सम्मिलित नहीं है। ग्रेट ब्रिटेन। नाफ्टा में ग्रेट ब्रिटेन सम्मिलित नहीं है। उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता, नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नाफ्टा, मैक्सिको, कनाडा और अमेरिका के मध्य हुआ एक व्यापार समझौता। यह 1 जनवरी 1994 से प्रभाव में आया। इस समझौते के दौरान इन तीनों देशों के बीच माल की ढुलाई पर लगने वाले कर को समाप्त कर दिया गया। इसके अंतर्गत मुद्राधिकार, पेटेंट और ट्रेडमार्क की सुरक्षा का भी प्रावधान है। इसे उत्तर अमेरिकी आर्थिक सहयोग समझौते के द्वारा आयोजित किया गया, जिसने सब प्रदूषण को कम करने के लिए पर्यावरण विनियामकों की स्थापना में सहायता की। एंगस्ट्रॉम इज ए यूनिट ऑफ वेवलेंथ का। यंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य मापने की इकाई है। ऊर्जा की इकाई जूल है। आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज होती है। वेग की इकाई मीटर पर सेकेंड होता है। क्वेश्चन नंबर 75, फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन, आवृत्ति को नापा जाता है हर्ट्ज से। क्वेश्चन नंबर 76, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथन चुनिए। वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज लेस देन वायलेट लाइट, वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज मोर देन वायलेट लाइट, वेवलेंथ ऑफ वायलेट लाइट इज लेस देन ग्रीन लाइट, वेवलेंथ ऑफ वायलेट लाइट इज मोर देन ग्रीन लाइट। आंसर बी, वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज मोर देन वायलेट लाइट। क्वेश्चन नंबर 77, द वैल्यू ऑफ डिग्री सेल्सियस इज इन फ़ारेनहाइट स्केल इज 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में, ये फार्मूला है TC 5/9 TF-32। तो वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ फ़ारेनहाइट में है, फ़ारेनहाइट में निकालना है, 40 दिया हुआ है तो 104 निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज, विद्युत शक्ति का इकाई होता है वाट। विद्युत धारा का मूल मात्रक एम्पियर है। शक्ति का मात्रक वाट, वोल्ट, विद्युत विभवांतर और विद्युत वाहक बल की व्युत्पन्न इकाई तथा कूलॉम आवेश का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 79, इन इलेक्ट्रिकल मोटर, विद्युत मोटर में होते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 80, द डिवाइस टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इज, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है।
एमीटर से किसी परिपथ में विद्युत धारा को एमीटर की सहायता से श्रेणी क्रम में जोड़ कर मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 81, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी, आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? हाइग्रोमीटर। वायुमंडल की आर्द्रता नापने के यंत्र को आर्द्रता मापी अथवा हाइग्रोमीटर कहते हैं। पायरोमीटर उत्ताप मापी से उच्च ताप की माप करते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं, प्रकाशित उताप मापी, विकिरण उताप मापी, प्रतिरोध ताप विद्युत आदि। इलेक्ट्रोमीटर का इस्तेमाल दूध की शुद्धता के घनत्व को मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 82, व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, दाब की इकाई क्या है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। दाब की एसआई मात्रक पास्कल है, जो 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर के बराबर होता है। न्यूटन बल का मात्रक न्यूटन मीटर या जूल ऊर्जा का मात्रक है। जूल ऊर्जा का मात्रक है, न्यूटन मीटर आधुनिक एसआई का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पीएच वैल्यू 7? शुद्ध जल और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। प्योर पानी। 7 से कम पीएच वाला तो प्योर वाटर भी हो सकता है। 7 से कम पीएच वाला विलयन अम्लीय प्रकृति का और 7 से अधिक पीएच मान वाला विलयन क्षारीय होता है। क्वेश्चन नंबर 84, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डज नॉट कंटेन न्यूट्रॉन्स, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है। यह अन्य सभी तत्वों से हल्का होता है। इसका संकेत H तथा परमाणु संख्या 1 होती है। इसका परमाणु द्रव्यमान 1.008 होता है। सूर्य और तारों का आधा भाग हाइड्रोजन का बना है। इसके नाभिक में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। यह आवर्त सारणी का एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। इसकी खोज 1766 ईस्वी में हेनरी कैवेंडिश ने की। इसके से भविष्य का ईंधन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 85, द पावर हाउस ऑफ सेल इज कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। माइटोकॉन्ड्रिया। श्वसन की क्रिया प्रत्येक जीवित कोशिका के कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म एवं माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। श्वसन से संबंधित प्रारंभिक क्रियाएं साइटोप्लाज्म में होती है तथा शेष क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। चूंकि क्रिया के अंतिम चरण में ही अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न होती है, अतः माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसन नाक अथवा ऊर्जा घर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, हु डिस्कवर डीएनए, डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड है। सर्वप्रथम 1869 में डीएनए की खोज जॉन फ्रेडरिक मीसर ने की थी। उन्होंने इसको न्यूक्लिन नाम दिया था। 1881 में अल्ब्रेcht कोसल ने इसको डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड नाम दिया। इन्होंने ही डीएनए को 5 भागों में बांटा, एडेनाइन, साइटोसिन, ग्वानिन, थाइमिन, यूरासिल। इस कार्य के लिए इन्होंने 1910 में नोबेल पुरस्कार मिला था। 1951 में जेम्स वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक ने सर्वप्रथम डीएनए के आणविक संरचना को पहचाना था। 1962 में वाटसन, क्रिक तथा विल्किंस को नोबेल पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 87, व्हाट इज ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड क्या है? फैट है। ट्राइग्लिसराइड एक प्रकार की वसा है जो रक्त में पाया जाता है। इसका समान स्तर 150 mg/dl से कम होता है, जबकि 200 mg/dl से ज़्यादा का उच्च स्तर होता है। ऐसी वसा की मात्रा जब रक्त में ज़्यादा हो जाती है तो विशेषकर महिलाओं में कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने का खतरा बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 88, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम ईईजी इज यूज्ड इन मॉनिटरिंग, निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है? ब्रेन की। ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम का प्रयोग मस्तिष्क की जांच हेतु किया जाता है। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का प्रयोग हृदय की गतिविधि की जांच हेतु हेतु करते हैं। लीवर फंक्शन टेस्ट, जिसे एक हेपेटिक पैनल के रूप में भी जाना जाता है, रक्त परीक्षण का समूह है जो रोगी के लीवर की स्थिति के बारे में जानकारी देता है। क्वेश्चन नंबर 89, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेटेड बाय, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस। मस्तिष्क को 3 प्रमुख भागों में बांटा जाता है: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। सेरेबेलम या अनुमस्तिष्क मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। शरीर का संतुलन बनाए रखने और पोषी क्रियाओं में समन्वय बनाए रखने का कार्य करता है।
थैलेमस धूसर द्रव्य से बना अंडानुमा एक पिंड है जो प्रमस्तिष्क के नीचे बीच में स्थित होता है। यह उन संवेदी अंगों के लिए एक प्रसारण केंद्र का कार्य करता है जो प्रमस्तिष्क को होश को जाती है। हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस प्रेरित व्यवहार जैसे खाना पीना घृणा क्रोध व्यापार और काम भावना एवं तापक्रम का केंद्र होता है। मेडुला अवलोगेंटा लार आना उल्टी आना हृदय स्पंदन तथा अन्य अनैच्छिक क्रियाओं की नियंत्रण करता है। क्वेश्चन नंबर 90 ह्यूमन बॉडी कंटेंस मानव शरीर में होता है अबाउट 70% वाटर। मानव शरीर में लगभग 70% पानी होता है। दिमाग में 80-85%, गुर्दा में 80-85%, हृदय में 75-80%, त्वचा में 70-75%, यकृत में 70-75%। क्वेश्चन नंबर 91 एड्स इज कॉज्ड बाय एड्स किन निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? विषाणु द्वारा। एड्स एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम एचआईवी ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस विषाणु से होता है। यह मानव की शरीर के रोग प्रतिरोधी क्षमता को कमजोर कर देता है। एचआईवी रक्त में उपस्थित डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स पर आक्रमण करता है जिसका काम शरीर को संक्रामक बीमारियों जो कि जीवाणु और विषाणु से होती हैं से बचाता है। जब एचआईवी द्वारा आक्रमण करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता क्षय होने लगती है तो इस रक्षा कवच के बिना रोगी भयानक बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं। इनका इलाज कठिन हो जाता है तथा मरीज की मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 92 विच वन ऑफ द फ्लोइंग मोस्ट Which one of the following most appropriately describes the nature of Green Revolution of late 60s of 20th century? निम्न में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है? बीज उर्वरक जल तकनीकी। नई कृषि रणनीति को अपनाने के लिए 20वीं शताब्दी के 1960 के दशक में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। कृषि क्षेत्र में निरंतर शोध के माध्यम से प्रारंभिक कृषि तकनीक में परिवर्तन करके आधारभूत परिवर्तन किए जाने लगे। मूलतः हरित क्रांति के जनक अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग माने जाते हैं। सिंचाई के लिए आधुनिक उपकरणों की व्यवस्था, कृत्रिम खाद एवं विकसित कीटनाशक तथा जीन से लेकर अंतिम उत्पाद एक विभिन्न नवीनतम उपकरण व मशीनों की व्यवस्था हरित क्रांति का ही परिणाम माना जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन थे। हरित क्रांति के फलस्वरूप भारत सहित विकासशील एवं गरीब देशों में खाद्यान्न संकट का निर्वहन करने में अत्यधिक सहायता मिली। क्वेश्चन नंबर 93 विच इज द फर्स्ट इंडियन एयरलाइन कंपनी दैट यूज्ड बायोफ्यूल एज एटीएफ इन अगस्त 2018? अगस्त 2018 में एटीएफ के रूप में बायोफ्यूल का प्रयोग करने वाली प्रथम भारतीय विमानन कंपनी कौन सी थी? स्पाइसजेट। स्पाइसजेट ने बॉम्बार्डियर Q400 से देहरादून दिल्ली के बीच इस उड़ान का सफल परीक्षण किया। इसके साथ ही भारत उन खास देशों की श्रेणी में शामिल होगा जिन्होंने बायोफ्यूल से किसी प्लेन को उड़ाया। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे विकसित देश ऐसा कर चुके हैं, लेकिन विकासशील देशों में यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत पहला देश बन गया है। उल्लेखनीय है कि दुनिया की पहली बायोफ्यूल फ्लाइट ने लॉस एंजल्स से मेलबोर्न के लिए उड़ान भरी थी। क्वेश्चन नंबर 94 आइंस्टीन गॉट द नोबेल प्राइज फॉर आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था? प्रकाश विद्युत प्रभाव। अल्बर्ट आइंस्टीन एक प्रसिद्ध भौतिकविद थे जो सापेक्षता के सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E=mc² के लिए विख्यात हैं। इन्होंने प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की खोज के लिए वर्ष 1921 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया। क्वेश्चन नंबर 95 द मेन कंपोनेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इज ग्रीन हाउस गैसों से मुख्य घटक कौन होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव या हरितगृह प्रभाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें वातावरण के तापमान को बढ़ा देती हैं। इन ग्रीन हाउस गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन इत्यादि शामिल है। ग्रीन हाउस प्रभाव के मुख्य घटक गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। ग्रीन हाउस प्रभाव के मुख्य घटक गैस कार्बन डाइऑक्साइड हैं। प्रमुख हरितगृह गैसों के प्रतिशत निम्नलिखित CO2 60 to 65%, मीथेन 16%, नाइट्रोजन 6%, अन्य 2%। इसमें सर्वाधिक CO2 उत्सर्जन करता देश चीन, अमेरिका, भारत है।
क्वेश्चन नंबर 96, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग चीफ मिनिस्टर श्री नीतीश कुमार लॉन्च मोर देन 750 डेवलपमेंट स्कीम्स एट बेगूसराय एंड खगड़िया डिस्ट्रिक्ट ऑन 6 जनवरी 2018। निम्न में से किसके तहत मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 6 जनवरी 2018 को बेगूसराय और खगड़िया जनपदों में कुल 750 से अधिक विकास योजनाओं का शुभारंभ किया था? विकास समीक्षा यात्रा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 दिसंबर 2017 से 18 जनवरी 2018 तक विकास समीक्षा यात्राएं प्रारंभ की। जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने विभागीय योजना 7 निश्चय से संबंधित योजनाओं की प्रगति, शराबबंदी, बाल विवाह मुक्ति एवं दहेज उन्मूलन कार्यक्रम, बिहार लोक शिकायत निवारण कानून के क्रियान्वयन सहित विभिन्न कार्यक्रमों में की गई घोषणाओं का अनुपालन और अन्य विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। 16 जनवरी 2018 को विकास समीक्षा यात्रा के अंतर्गत बेगूसराय तथा खगड़िया जनपदों में कुल 750 से अधिक विकास योजनाओं का शुभारंभ किया। In which city Deputy Chief Minister Shri Sushil Modi inaugurated Bihar's first startup hubs on 16 मार्च 2018? 16 मार्च 2018 को मुख्यमंत्री श्री सुशील मोदी ने बिहार के किस नगर में राज्य के प्रथम स्टार्टअप हब का उद्घाटन किया था? पटना। 16 मार्च 2018 के बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बिहार के पहले स्टार्टअप हब का उद्घाटन पटना में किया। वर्क स्टेशन और ऑफिस स्पेस के साथ प्लग एंड प्ले की सुविधा इस स्टार्टअप हब में 31 स्टार्टअप कंपनियों को मुफ्त में दी जाएगी। इस स्टार्टअप हब को एक समान सुविधा केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, on 22nd March 2018, who unveiled the books Neil K. Dhawale on the occasion of 106 Bihar Day in Patna? 22 मार्च 2018 को बिहार राज्य के 106वें स्थापना दिवस के अवसर पर किसने पटना से नील के धब्बे नामक पुस्तक का विमोचन किया? उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू ने। क्वेश्चन 99, according to a report, what is the rank of Patna city among 20 cities as per availability of 4G signals between December 2020 to February 2018? प्रथम। क्वेश्चन नंबर 100, in which city of Bihar Sulabh International launched cheapest drinking water project सुलभ इंटरनेशनल ने बिहार के किस नगर में सस्ती दर पर पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सुलभ जल प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है? पटना नहीं, दरभंगा। क्वेश्चन नंबर 101, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट बिहार मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना? बिहार की मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के संबंध में कौन सा असत्य है? सी, जन्म से स्नातक तक की शिक्षा पूर्ण करने पर प्रत्येक कन्या को 60,000 प्रदान किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 102, when were the rights of the teenage on land in Bengal and Bihar recognized by the Bengal Teenage Act? बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? 1885 में। क्वेश्चन नंबर 103, when did बिहार become a separate province in India? बिहार का भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? 1912 में। 1 अप्रैल 1912 को बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर एक नया राज्य बनाया गया। 1936 में उड़ीसा को इससे अलग कर दिया गया। बिहार नाम का प्रादुर्भाव संभवतः बौद्ध बिहारों के बिहार शब्द से हुआ है, जिसे बिहार के स्थान पर इसके विकृत रूप बिहार से संबोधित किया जाता है। यह क्षेत्र गंगा नदी तथा उसकी सहायक नदियों के उपजाऊ मैदानों में बसा। बिहार को मगध के नाम से भी जाना जाता है। वहीं बिहार की राजधानी पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है। क्वेश्चन नंबर 4, when was the बिहार सोशलिस्ट पार्टी का फॉर्म? बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी? 1931 में। क्वेश्चन नंबर 5, who among the following was the leader of the first Congress ministry in बिहार? श्री कृष्णा सिंह। क्वेश्चन नंबर 6, बिहार एज एन इंडियन स्टेट वाज फॉर्म्ड इन? एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना 1912 में। राज्य बना। उसके बाद 1936 में उड़ीसा इसे विभाजित किया गया था। अंतिम बार सन 2000 में बिहार का विभाजन हुआ। झारखंड। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ बिहार इज जियोलॉजिकली और ओल्डर इन एज रिलेटिवली? बिहार के निम्न हिस्सों में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? रोहतास पठार। क्वेश्चन नंबर 8, वाई
How many districts of Bihar was Patna district bounded till July 2018? 9. जुलाई 2018 तक बिहार का पटना जिला कुल 9 जिलों से सीमाबद्ध था। ये जिले हैं सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद, भोजपुर तथा अरवल। क्वेश्चन नंबर 109। मोस्ट ऑफ द एरिया इन बिहार इज कवर्ड बाय। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है कछारी मिट्टी से। क्वेश्चन नंबर 110। What is the rank of Bihar in terms of production of jute among the states of India? Second. क्वेश्चन नंबर 111। Which type of industry has potential and prospects in Bihar? बिहार में किस प्रकार के उद्योग की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? कृषि आधारित उद्योग। 112। In which year did the state Jharkhand come into existence? 2000। क्वेश्चन नंबर 113। बिहार इकोनॉमिक सर्वे फॉर द फर्स्ट टाइम वाज पब्लिश फॉर द फाइनेंशियल ईयर। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था? 2006-07। क्वेश्चन नंबर 14। इन बिहार ड्यूरिंग अप्रैल जून 2018 विच सेक्टर हैज अट्रैक्टेड द हाईएस्ट एफडीआई इक्विटी इनफ्लो? बिहार में अप्रैल जून 2018 के दौरान किस क्षेत्र ने सर्वाधिक एफडीआई इक्विटी अंतर्प्रवाह को आकर्षित किया था? सर्विस सेवा क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन बिहार स्टेट एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर सेक्टर इन 2017-18? तो 17-18 में बिहार राज्य में कृषि में कार्यरत जनसंख्या प्रतिशत क्या है? 70। क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट वाज द इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ऑफ द स्टेट ऑफ बिहार ड्यूरिंग द ईयर 2016-17? बिहार राज्य में वर्ष 2016-17 के दौरान आर्थिक विकास दर क्या थी? 10.2%। क्वेश्चन नंबर 17। ड्यूरिंग साल्ट सत्याग्रह इन बिहार इन एडिशन टू मेकिंग साल्ट द पीपल्स चूज टू अपोज द गवर्नमेंट बाय अपोजिंग विच टैक्स? नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया था? चौकीदारी कर। क्वेश्चन नंबर 18। द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ बिहार रिजाइन इन फरवरी 1938 फॉर विच रीजन? फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया था? राजनैतिक बंदियों को छोड़ना। क्वेश्चन नंबर 19। हु वाज कनेक्टेड विद द बिहार किसान सभा? बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1929 ईस्वी में बिहार किसान सभा का गठन किया। पंडित यदुनंदन शर्मा 1933 में स्वामी सहजानंद से आने के बाद किसान सभा से जुड़े। क्वेश्चन नंबर 20। द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल दैट। वो मैथ आ गया तो मैथ देखेंगे मैथ वाला सेक्शन में। उसके बाद करेंट अफेयर्स आता है। ये सब करेंट अफेयर्स है। ये सब करेंट अफेयर्स बनाते हैं। तो जय हिंद, जय हिंद।